इसके पूर्व हम लोगों ने कहीं ना कहीं जो चैप्टर्स पढ़े थे वीडियोज़ के माध्यम से, उसमें जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट था, एवोल्यूशन एंड मेजरमेंट था, या फिर कह सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स था, ये सारे चैप्टर्स को हम लोगों ने विशेष रूप से पढ़ा गया था। और जो भी प्रक्रियाएं थी उसके अंतर्गत अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि उन्हीं से संबंधित तथ्य भी हैं, जो कि एग्जामिनेशन में भी पूछे गए प्रश्न हैं। और उसी के आधार पे हम लोग उसका आज कंक्लूजन करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं कुछ प्रश्नों के आधार पे उसको निर्मित किया गया है। तो इसके आधार पे अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो कहीं ना कहीं जो प्रश्न दिए गए हैं वो उन प्रश्नों के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और उसके बारे में डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे, जो प्रश्न पत्र में पूछे भी गए प्रश्न हैं उसके बारे में हम लोग जानने समझने का प्रयास करेंगे। इसमें सबसे पहले एक प्रश्न दिया गया है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास जो होती है वो कभी समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया से संबंधित होती है। ये विचार कौन से सिद्धांत से संबंधित है? आप ध्यान समझें कि जो प्रिंसिपल होते हैं उसी को हम लोग सिद्धांत कहते हैं, अर्थात सभी के सिद्धांत अलग अलग बताए जाते हैं और उन्हीं के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जो विकास होती है वो कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं होती है। सही चीज़ें देखें तो इसको हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ा गया था और कहीं ना कहीं देखा गया था कि वृद्धि जो होती है वो एक सीमित दशा तक होती है या मात्रात्मक परिवर्तन तक ही संभव होती है, लेकिन जो विकास होता है वो गुणात्मक परिवर्तन से संभव होता है, गुणात्मक परिवर्तन के कारण हो सकता है, जो कि कहीं ना कहीं बृहत रूप में होता है या कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पे होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि गुणात्मक परिवर्तन के माध्यम से विकास डेवलप होता है। और कहीं ना कहीं ये समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया के अंतर्गत आता है और कभी भी समाप्त नहीं होता। जब तक मनुष्य पृथ्वी पे है तब तक उसकी जो ग्रोथ होते हैं, डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ तो प्रक्रियाएं एक सीमित होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की प्रक्रियाएं तब तक विकसित होती रहती हैं और कहीं ना कहीं ये चलती ही रहती हैं। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है अंतः संबंध का सिद्धांत। ये बताया गया है कि अंतः संबंध के सिद्धांत से संबंधित है। दूसरा बताया गया है कि निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। तीसरा बताया गया है कि एकीकरण के सिद्धांत से संबंधित है और चौथा बताया गया अंतःक्रिया के सिद्धांत से संबंधित है। ध्यान रखें, ये चारों सिद्धांतों को अगर हम लोग स्पष्ट करें तो अंतः संबंध का सिद्धांत मतलब आंतरिक प्रक्रियाओं के माध्यम से या मनोविश्लेषणात्मक प्रवृत्ति के माध्यम से, ध्यान रखिए मनोविश्लेषणात्मक प्रवृत्ति के जो जन्मदाता माने जाते हैं उनको हम फ्रायड कह सकते हैं। फ्रायड ने ही इनके बारे में बताया था। लेकिन अंतः संबंध का सिद्धांत हमारी मानसिक प्रवृत्ति या आत्मानुभूति से संबंधित होता है। दूसरी नंबर चीज़ है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत उसे हम कह सकते हैं जो निरंतर प्रगतिशील हो या निरंतर आगे की तरफ प्रगति की तरफ बढ़ता रहे, और कहीं ना कहीं इसकी प्रक्रियाओं को हम लोग डेवलपमेंट भी मानते हैं। सीख ये चीज़ें होती हैं। एकीकरण मतलब एक ही प्रकार से एक ही प्रक्रियाओं के माध्यम से जो डेवलपमेंट हो उसको हम एकीकरण कहते हैं। या अंतःक्रिया, अंतः संबंध या अंतःक्रिया, ध्यान रखें अंतः संबंध मतलब मानसिक प्रवृत्ति के माध्यम से अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं को जोड़ना। अंतःक्रिया मतलब आंतरिक प्रवृत्ति के माध्यम से जो क्रियाएं हम करते हैं उसको संभव बनाते हैं, कहीं ना कहीं वो उससे जुड़े संबंधित है। अर्थात इसमें हम कह सकते हैं कि हमारा वी वाला ऑप्शन स्पष्ट हो रहा है और कहीं ना कहीं विकास जो समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये कहीं ना कहीं ये विचार जो संबंधित है, जो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये जो विचार संबंधित है वो निरंतरता के कंडीशन से संबंधित होता है। नंबर एक हम लोगों ने ये जो पहला स्पष्ट किया, ये हमारे वीडियोज के माध्यम से जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसी के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जो कि पेपर्स में पूछे गए। दूसरी नंबर भी विकास का अर्थ परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला के माध्यम से जो स्पष्ट होता है, या विकास का अर्थ जो होता है उसमें कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। तो इसमें नंबर एक बताया गया है परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला से होती है, कि अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होती है, कि प्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन के उत्तरोत्तर श्रृंखला से होती है। और चौथा पॉइंट दिया गया है कि परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला से होती है। इसमें उत्तरोत्तर श्रृंखला दिया गया है, इसमें परिवर्तन की श्रृंखला दिया गया है। और ध्यान रखें इसमें थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है, लेकिन ध्यान इसमें परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, इसमें अप्रेरणा के फलस्वरूप श्रृंखला। चारों को अगर स्पष्ट करें तो विकास का जो कंडीशन निकल करके आता है वो परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखलाओं से संबंधित होता है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे विकास का अर्थ प्रमुखता से दर्शाता भी है। तो इसमें चौथे पॉइंट्स को हम सही कर सकते हैं। और इसके बाद में तीसरे प्रश्न की बात करी जाए तो इस तीसरे प्रश्न में विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या होता है। ध्यान रखें विकास में जो विकास की प्रक्रियाएं होती हैं इसको हम लोग ग्रोथ कहा था और इसको कहा था डेवलपमेंट। ध्यान रखेंगे डेवलपमेंट। तो जो डेवलपमेंट होता है या विकास होता है
ग्रोथ में ध्यान रखेंगे, विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या होता है, विकास जो होता है उसमें वृद्धि से क्या तात्पर्य होता है, ये चीज़ें स्पष्ट करेंगे। ज्ञान में वृद्धि होता है, संवेग में वृद्धि होता है, वजन में वृद्धि होता है, आकार, सोच, समझ या कौशल में वृद्धि होता है, ये भी पेपर में पूछे गए प्रश्न है। और विकास में वृद्धि से तात्पर्य, विकास में ध्यान रखें डेवलपमेंट में वृद्धि से तात्पर्य क्या होता है। तो इसमें जब विकास होता है व्यक्ति का या बालक का, तो इसमें हमने बताया था आपको उस चैप्टर्स में या वीडियोज़ में भी बताया है और क्लासरूम में भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जो विकास होता है उसमें जो वृद्धि होती है, ध्यान रखें जब वृद्धि होता है उसी के हिसाब से बालक जब छोटा होता है धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, उसी प्रकार से उसके उसमें विकास या डेवलपमेंट की स्थिति भी जागृत होती है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ज्ञान में भी वृद्धि होती है, संवेग में भी वृद्धि होती है, वजन या कहीं ना कहीं हाइट वेट पर्सनालिटी में भी वृद्धि होती है। तो इसमें जो सबसे उपयुक्त आंसर को हम अगर चुने तो आकार, सोच और समझ में माध्यम से वृद्धि को हम कह सकते हैं कि ये स्पष्ट होता है। ये चीज़ें इसके अंतर्गत बताई गई हैं। तो ये हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों का जो मूल्यांकन एवोल्यूशन से संबंधित है, मेजरमेंट एवोल्यूशन से बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो इसमें हमने बताया था आपको कि बच्चों का मूल्यांकन होना ही चाहिए और कहीं ना कहीं जो मापन होता है फिर मूल्यांकन होता है। और इसके आधार पर हम कह सकते हैं इसमें विकल्प जो दिया गया है कि बोर्ड परीक्षा के आधार पर होना चाहिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के आधार पर होना चाहिए, गृह परीक्षा के आधार पर होना चाहिए, लिखित और मौखिक परीक्षा के आधार पर होना चाहिए। अगर हम लोग इसको स्पष्ट करें तो कहीं ना कहीं इसमें जो बच्चों का मूल्यांकन होता है या कह सकते हैं कि जो ऑल बॉयज होते हैं उनके जो इवोल्यूशन होता है तो उसके आधार जो होते हैं वो सतत और व्यापक मूल्यांकन के आधार पर ही होते हैं। सतत व्यापक मूल्यांकन मतलब जो सतत मतलब एक निरंतर प्रकृति के माध्यम से या निरंतर प्रक्रियाओं के माध्यम से कह सकते हैं कि हम उसके माध्यम से मूल्यांकन करें और कहीं ना कहीं व्यापक मूल्यांकन करें, बृहत मूल्यांकन करें। तो इसके माध्यम से हम बालक के व्यवहार को या बालक के गुणात्मक कंडीशन को या बालक के प्रवृत्ति को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके व्यक्तित्व और व्यवहार को भी समझ सकते हैं और कहीं ना कहीं मूल्यांकन के अंतर्गत हम उसकी पूरी प्रक्रियाओं को समझ सकते हैं। और ये मूल्यांकन जो होता है वो सतत और व्यापक मूल्यांकन के आधार पर ही हो सकता है। ये चीज़ें हमने चौथे प्रश्न में अगर स्पष्ट किया जाए तो ये चौथा प्रश्न में आपका बी नंबर ये इसमें सही बताया गया जो कि इवोल्यूशन के माध्यम से होता है। ध्यान रखें एक प्रश्न बार बार आपको बताया ही जा रहा था कि जो स्पष्टीकरण के माध्यम से होता है उसमें ये चीज़ें बताई गई थी कि जो बालक पढ़ाई करते हैं या जो बच्चे निःशुल्क और जो बालक पढ़ाई करते हैं प्राथमिक स्तर पे उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध या प्रावधान किया गया है वो कितने से कितने वर्ष तक के बालकों के लिए किया गया है। तो ये चीज़ें ध्यान रखें, जो NEP है वो उसमें अलग प्रकार से दी गई हैं कुछ प्रक्रियाएं, ठीक है ना। तो उसमें 3 से 18 संभवतः दी गई हैं, लेकिन इसमें जो चीज़ें दी गई हैं उसमें 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए ही अनिवार्य और शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध किया गया है। ये चीज़ें भी ध्यान रखें कि इसके अंतर्गत कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं जो कि इसको मौलिक अधिकार में भी दर्शाया गया है अनुच्छेद 45 के अंतर्गत और कहीं ना कहीं जो हमारा मौलिक कर्तव्य है उसमें 11वां कर्तव्य भी दिया गया है जो कि इसी के प्रबंध में इसी के संक्षेप से जुड़ा हुआ है। जो मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित किया गया वो 86वां संविधान संशोधन और कहीं ना कहीं 2002 में उस संशोधन को किया गया था और उसी के अंतर्गत इसको इंक्लूड भी किया गया है जो कि 6 से 14 वर्ष तक के लिए बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध भी करता है। ये चीज़ें कुछ महत्वपूर्ण थी, इसके बारे में हमने आपको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से बताने का प्रयास किया। ध्यान रखेंगे इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमने इस पे अस्पष्ट मतलब इसमें नहीं लिखे हैं, लेकिन ध्यान रखें जो अस्पष्ट अगर हम छठवें प्रश्न की बात करें तो छठवें प्रश्न में अगर ध्यान रखें तो उसमें हमने आपको बताया था कि शिक्षा की अवधारणा में या कह सकते थे टाइप्स ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत या शिक्षा की अवधारणा मीनिंग ऑफ एजुकेशन में तो ये चीज़ें हमने बताई थी कि एक परिभाषा बार बार पूछी थी और कई परीक्षाओं में पूछी गई कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। ये किसने कहा है? तो मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है, ये बताया था किसने? स्वामी विवेकानंद ने। ये चीज़ें भी ध्यान रखेंगे और ये भी पूछी गई परिभाषाएं हैं और बराबर इसमें आती भी हैं, कहीं ना कहीं ये दी भी गई हैं, इसके अंतर्गत भी प्रक्रियाएं लागू की गई हैं। दूसरी नंबर बात की जो हम लोग आधुनिकता में देखें तो कुछ परिभाषाएं जो शैक्षिक अवधारणा की हैं उसमें बराबर पूछी ही जा रही हैं और कहीं ना कहीं पूछी भी जाती हैं। तो इसमें जैसे एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि जो जॉन लॉक के अनुसार था जिस प्रकार से पौधे का विकास कृषि के द्वारा होता है ठीक उसी प्रकार से मनुष्य का विकास शिक्षा के आधार पर होता है। इसको हम कह सकते हैं दी प्लांट्स आर दी डेवलप्ड बाय द कल्टीवेशन एंड मैन बाय द एजुकेशन। तो ये चीज़ें किसके आधार पर होती हैं? कहीं ना कहीं ये भी शैक्षिक अवधारणाओं की परिभाषाओं के अंतर्गत आती है जो कि जॉन लॉक के शब्दों में हमने स्पष्ट रूप से बताया था और जो कि जब पढ़ाया गया था तो उसमें वीडियोज़ में स्पष्ट रूप से उसमें परिभाषित करके बताया भी गया। दूसरी नंबर बात की जो प्रश्न ऐसे ही दिए गए हैं जिसके भी ध्यान रखेंगे कि जैसे इसमें कभी कभी परिभाषाएं दी जाती हैं और राइटर का नाम पूछा जाता है और कभी कभी
राइटर दिए जाते हैं, परिभाषाएँ दे दी जाती हैं, उसके आधार पर पूछ लिया जाता है। तो ये चीज़ें इसमें ध्यान रखेंगे। दूसरी नंबर बात कि जो प्रक्रियाएं इसमें लागू की गई हैं उसके अंतर्गत हम देखें तो प्रेजेंट टाइम में जो हम लोग देखते हैं कि शिक्षा की अवधारणा किसने बताई है, तो शिक्षा की अवधारणा को प्रारूपित करने का प्रयास सबसे पहले एडम्स ने किया था। द्विमुखी प्रक्रिया बताया, इसको हम कह सकते हैं। इसमें पूछा जाता है कि एडम्स ने शिक्षा को कितने मुखी प्रक्रिया बताया, तो 2 मुखी प्रक्रिया बताया, ये भी ध्यान रखिएगा। तीसरी नंबर बात की जो इसमें परिभाषाएं दी गई हैं इसके आधार पे स्पष्ट भी किया जा सकता है कि एडम्स ने बताया था कि शिक्षा गतिशील प्रक्रिया है, ये भी चीज़ें स्पष्ट होती हैं। और शिक्षा चुंबक की तरह ध्रुवीय प्रक्रिया है, ये रॉस ने बताया था। ये भी चीज़ें इसमें ध्यान रखें क्योंकि दोनों एक ही इस तरीके से सूक्ष्म तरीके से इसमें जुड़े हुए हैं, केवल थोड़ा सा अंतर होता है। ये चीज़ें भी ध्यान रखेंगे। अगले पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट में जो ये था ये आपका एडम्स के अनुसार था, लेकिन अगले हम लोग देखें जॉन डीवी ने जो बताया था त्रिमुखी बताया था, और कहीं ना त्रिमुखी प्रक्रिया में टीचर स्टूडेंट और सिलेबस को बताया था। तो किसने बताया था, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, जॉन डीवी ने बताया था। उनकी पुस्तकें भी दी गई हैं। पुस्तकों के बारे में अगर देखें तो कहीं ना कहीं पुस्तकें भी समझने का प्रयास करें तो पुस्तक भी उसके बारे में बताया गया है कि उसकी डेमोक्रेसी ऑफ एजुकेशन पुस्तक है, तो उसके लेखक कौन है, ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं इनके माध्यम से बताई गई हैं। जैसे रूसो के जो पुस्तकें हैं, दी सोशल कंट्रैक्ट है, एमिल है, ये सभी चीज़ें ये पेपर्स में पूछी गए प्रश्न है, कहीं ना कहीं इसी के अंतर्गत हम लोग देखें तो ये चीज़ें हम लोग पूर्व वीडियोज में पढ़ चुके हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने जो चीज़ें इसमें थी उसको स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास किया, और जो भी प्रक्रियाएँ इसके अंतर्गत आएंगी उसको नेक्स्ट टाइम में भी स्पष्ट रूप से बताया जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं एक जो वीडियोज अभी तक दिखाई गई हैं या कहीं ना कहीं उसको हम लोगों ने स्पष्ट रूप से समझा, वो कहीं ना कहीं इसी के अंतर्गत आती हैं जो कि इसमें स्पष्ट होती हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से समझने का प्रयास करें और कहीं ना कहीं इसको स्पष्ट रूप से लिखित रूप से इसको स्पष्ट करें, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें नेक्स्ट टाइम में भी इसके माध्यम से जो बताई गई है वीडियोज़ में उसको स्पष्टीकरण के माध्यम से आपको बताया भी जाएगा। और अगर ये आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है तो आप विशेष रूप से लाइक करने का प्रयास करें। दूसरी नंबर चीज़ें है कि जो चीज़ें अस्पष्ट रूप से या समझ में नहीं आती हो तो उसको कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करें। तीसरी पॉइंट की जो आपको अगर नेक्स्ट टाइम में आगे भी जो प्रक्रियाएँ समझनी है, जाननी है, तो इसके लिए सब्सक्राइब भी विशेष रूप से करते रहें। और कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें आपको इसमें बताई जा रही हैं वो सारे पेपर्स में आए हुए प्रश्न हैं, और जो भी कहीं ना कहीं हर सब्जेक्ट से या हर कहीं ना कहीं विषयों से संबंधित होते हैं, और कहीं ना कहीं एजुकेशन महत्वपूर्ण टॉपिक से लिया भी जाता है, और कहीं ना कहीं जिसमें जो शैक्षिक अवधारणाएं हैं उसके अंतर्गत विशेष रूप से इसको प्रारूपित भी किया गया। धन्यवाद आप सभी।